नमस्कार, हिमाचल फर्स्ट से मैं कविता मिन्हास आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक ऐसी शौर्य गाथा को लेके जिसकी शहादत से पूरा हिंदुस्तान सचेत हुआ। उसके बाद जब इसकी पूरी सिलेक्शन हो गई तो फिर इसको ये डर था कि शायद मम्मा मुझे नहीं भेजेगी, तो मुझे आके बोलता कि मम्मा मैं अगर आर्मी में सिलेक्ट हो जाऊँगा तो आप भेज दोगे। तो मैंने बड़े स्माइल से इसको धीरे से बोला, मैंने कहा तुम्हारे कैरियर के आगे मैं नहीं खड़ी होंगी, तुम जाओ इंजॉय करो और अपनी ड्यूटी निभाना। धुन के बहुत तरीके से जिस काम को वे कर लेते या उनके मन में कोई आता था तो जब तक उसको पूरा नहीं मतलब कर लेते थे तो उनको आराम नहीं उनको मिलता था। काफ़ी मतलब है ना, दृढ़ मतलब थे जिसके बलिदान से कारगिल के षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ, जिन्होंने राष्ट्र की गद्दारी की जगह दर्द और दहशत का माहौल चुना। बहुत ही ख़राब हालत में था तब उनको मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मेरे पेरेंट्स को ये आप चेहरा ना दिखाएं, क्योंकि उनकी मेमोरी में वो जो लास्ट चेहरा है वही रहेगा, तो आप उन्हें ना दिखाएं। तो सौरभ का वो मैंने ही देखा था चेहरा लास्ट में। वे सूरवीर आज भी जिंदा है हमारी आज़ाद हवाओं में, जिसका नाम है कैप्टन सौरभ कालिया। ए गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तो उसे उसके बेटे का नाम दे। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर के रहने वाले कैप्टन सौरभ कालिया भारतीय सेना के वह जाबाज ऑफिसर थे जिनकी गाथा के बिना कारगिल युद्ध की कहानी अधूरी होगी। 29 जून 1976 को अमृतसर में जन्मे सौरभ कालिया के पिता डॉक्टर थे। पढ़ाई और खेलकूद में अव्वल सौरभ ने ग्रेजुएशन पूरी करते ही सेना की परीक्षा दी और 1997 में IMA में चुन लिए गए। उनके पासिंग आउट परेड में उन्हें यूनिफॉर्म में देखकर उनके घर वाले गदगद हो उठे। सौरभ का आर्मी में ज्वाइन करने की इंस्पिरेशन उन्हें तब मिली जब उन्होंने 11th क्लास में केंद्रीय विद्यालय पालमपुर में एडमिशन लिया। तो उसी तरह से स्कूल से उनको फिर इन्फ्लुएंस मिला, तो उनकी कोशिश थी कि वो आर्मी में डॉक्टर बने। तो AFMC के लिए उन्होंने ट्राई किया था बट वो नहीं हुआ, जो उसका एग्ज़ाम क्लियर होता है। तो उसके बाद वो बिल्कुल क्लियर थे कि अब सिंपल ग्रेजुएशन करेंगे और ग्रेजुएशन के बाद CDS का एग्ज़ाम देके दोबारा फौज में जाएंगे। कैप्टन सौरभ कालिया बचपन में एकदम शांत किस्म का उनका स्वभाव था, तो बहुत कम मतलब बोलते थे। जैसे हम लोगों को काफ़ी आदत होती है बातें करने की, मतलब उनका इतना इन चीज़ों से अलग सोच सी अलग स्वभाव था। सिलेक्शन हो गई तो ये बहुत खुश हुआ कि वे मेरी सिलेक्शन हो गई है। उसके बाद इसको बोर्ड आ गया, इलाहाबाद बोर्ड था, तो फिर इसने बोर्ड भी क्लियर कर लिया, वो भी मेडिकल में भी ठीक हो गया। उसके बाद जब इसकी पूरी सिलेक्शन हो गई तो फिर इसको ये डर था कि शायद मम्मा मुझे नहीं भेजेगी, तो मुझे आके बोलता कि मम्मा मैं अगर आर्मी में सिलेक्ट हो जाऊँगा तो आप भेज दोगे। तो मैंने बड़े स्माइल से इसको धीरे से बोला, मैंने कहा तुम्हारे कैरियर के आगे मैं नहीं खड़ी होंगी, तुम जाओ इंजॉय करो और अपनी ड्यूटी निभाना। उसके बाद ये चला गया, इसने ट्रेनिंग की, 1.5 साल की ट्रेनिंग होती है। वो एक बार बीच में 2 बार मैं इसको देहरादून मिलने गई
और उसके बाद इसको स्टार लगाने के लिए जब हम गए तो बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा वहाँ का माहौल था, इतने बच्चों को देख करके बहुत मतलब अच्छा लगा कि बच्चे स्टार लगाए हैं और बच्चे ने शाइन भी किए हैं। मैंने जो उसको स्टार लगाए उसने उन स्टारों को शाइन किया और अपने भारत माँ की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। ये सबसे बड़ी कामयाबी है उसकी। कारगिल युद्ध के समय की घटना के बारे में बताया जाता है कि जब कैप्टन सौरभ अपने 5 साथियों के साथ गश्त लगा रहे थे तो इसी दौरान पाकिस्तानी आर्मी द्वारा उन्हें बंदी बना लिया गया। पाकिस्तान की कैद में कैप्टन सौरभ को कई तरह की यातनाएं दी गईं। सौरभ कालिया इंडियन आर्मी के ऐसे पहले अधिकारी थे जिन्होंने पहली बार LOC पर पाकिस्तानी घुसपैठ करने की जानकारी दी थी। कैप्टन को रॉड से मारा जाता था, इसके साथ ही उनकी आंखें फोड़ दी गई थीं। इसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। उनके बंदी बनाए जाने की सूचना पाक अधिकृत कश्मीर के एक रेडियो द्वारा दी गई थी। ये पाकिस्तान का रेडियो स्कर्दू है। मुसद्दक़ा फ़ौजी ज़राए से ये खबर मौसूल हुई है कि हमारे जाबाज रेंजर्स ने काक्सर सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल से होकर पाकिस्तानी सरहद अबूर करने वाले 6 भारतीय जवानों को अपनी तहवील में ले लिया है। तहवील में लिए जाने वाले कैप्टन का नाम है सौरभ कालिया। सौरभ कालिया जब स्कूल में पढ़ता था तो उसका एक फ्रेंड जिसका नाम भी सौरभ था, वह दोनों संडे के दिन पिकनिक मनाने न्यूगल खड्ड के किनारे जाते थे और वहां पर एक बहुत बड़ा पत्थर था जिसके ऊपर बैठकर घर से जो भी बिस्किट या खाने का सामान लेकर जाते थे वहीं बैठकर खाते थे। आज वहां पर सौरभ कालिया पार्क है और उसी के ऊपर बचपन में सौरभ कालिया उस पत्थर पर बैठता था जहां सौरभ कालिया की बहुत बड़ी प्रतिमा लगी है। में पढ़ता था, DAV स्कूल में पढ़ते थे। इसके एक फ्रेंड और हैं यहाँ पर, मिस्टर गुप्ता जी हैं, उनका बेटा, उसका नाम भी सौरभ है। ये दोनों बहुत फास्ट फ्रेंड थे, हमारे एक ही गली में रहते हैं। तो इन दोनों को ना दोनों पिकनिक मनाने के लिए जाते थे। तो न्यूगल में जहाँ सौरभ वन विहार बना, जो बहुत बड़ा सा पत्थर है, उस पत्थर के ऊपर बैठ कर के जो घर से चाय के लिए पैन, चीनी, दूध सब कुछ ले वहाँ चाय आए बनाते थे। वहाँ उसी पत्थर के ऊपर जहाँ इसका स्टैचू लगा हुआ है, उसी पत्थर के ऊपर बैठ कर के ये अपने पिकनिक मनाने जाता था। तो डेस्टिनी देखो, इसका स्टैचू भी वही लगाया आकर के। शायद वो उसने अपना प्लेस जो था पहले ढूंढ के रखा हुआ था कि मैंने जहाँ ही लग बैठना है। उसी पत्थर में के ऊपर अपने कुछ दोस्तों के साथ जिस दिन स्कूल में कोई छुट्टी होती थी, तो उसी पत्थर के ऊपर भी पिकनिक वगैरह करते थे। पोस्टिंग आ गई तो इसको हम जब देहरादून से वापस लेके आए, उसके बाद ये 10-12 दिन घर में रहा। उसके बाद जब इसको छोड़ने गई जाना था, तो लास्ट डे जिस दिन जाना था तो मेरे को इसने एक चेक साइन करके दिया। कहता कि मम्मा ये चेक आप रख लो। चेक बुक ही थी मेरे पास इसकी। तो कहता मम्मा जी आप रख लो, मैं फील्ड में जा रहा हूँ, मेरी पे तो बैंक में जहाँ ही आएगी, क्योंकि इसको स्कॉलरशिप मिलता था, इसका ऑलरेडी अपना बैंक अकाउंट था। तो कहता मेरे अकाउंट में आएगी तो आपको, मैं तो फील्ड में हूँगा, मैं तो पैसे नहीं, आपको पैसों की ज़रूरत होगी तो आप ये चेक कैश करवा लेना। बट डेस्टिनी देखो, उसकी कैजुअलिटी और उसकी पे दी सेम डे आई है। थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब को बैंक से मैसेज आया है कि सौरभ की पे आ गई है, आपकी उसकी पासबुक वगैरह लेके आ जाइए। लेकिन उसी टाइम हमने न्यूज़ में पढ़ा कि सौरभ मिसिंग, मतलब दोनों चीज़ें उसकी जो थी इकट्ठी हो गई हैं। लेकिन जाते जाते मुझे पूरे जीवन का सारा मतलब मेरा भार जो है वो अपने सिर पे लेके गया है। अगस्त 1997 में संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा द्वारा सौरभ कालिया का चयन भारतीय सैन्य अकादमी में हुआ और 12 दिसंबर 1998 को वे भारतीय थल सेना में कमीशन अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए। उनकी पहली तैनाती 4 जाट रेजिमेंट के साथ कारगिल सेक्टर में हुई।
31 दिसंबर 1998 को जाट रेजिमेंटल सेंटर बरेली में पहुंचने के बाद वे जनवरी 1999 में कारगिल पहुंचे। का यूनिट जो था वो कारगिल में ही था। तो जब IMA से पास आउट हुए तो कुछ दिन में हमारे क्लास में रहे। तो उसके बाद उनको बरेली में उनका रेजिमेंटल सेंटर है। हर एक ऑफिसर को एक ओरिएंटेशन करते हैं कुछ दिन के लिए उधर। उसके बाद उधर से ही वे गए कारगिल में गए, जहाँ पर उनकी यूनिट्स। वो दिसंबर 98 में कमीशन हुए हैं IMA से, फिर घर आए हैं और यहाँ से फिर उनको बरेली जाना था। जाट का रेजिमेंट सेंटर है बरेली में, तो वहाँ पे उनको ज्वाइनिंग देनी थी जाके। तो वो अमृतसर से उनकी ट्रेन थी बरेली के लिए। तो जब वो ट्रेन में बैठे हैं तो वो बार बार मुझे यही कहते थे कि मेरी माँ का ध्यान रखना, मेरी माँ का ध्यान रखना। तो मैंने तो उनको हंस के ये कहा था, यार वो मेरी भी माँ है, तो क्यों टेंशन ले रहे हो। तो अब मुझे लगता है नहीं, कहीं शायद सबकॉन्शियस में उनको कुछ ख्याल होगा कि माँ का ध्यान मुझे ही रखना है। तो ऐसे ही मई के पहले 2 सप्ताह बीत चुके थे। अभी तक हम घुसपैठियों को लेकर सिर्फ आकलन कर रहे थे। इसी बीच कारगिल के समीप काकसर की बजरंग पोस्ट पर तैनात 4 जाट रेजिमेंट के कैप्टन सौरभ कालिया को अपने 5 साथी सिपाही अर्जुन राम, भंवर लाल, भीखाराम, मूलाराम व नरेश सिंह को क्षेत्र का मुआयना करने के लिए भेजा गया, ताकि स्थिति का सही पता लगाया जा सके। इसी बीच 15 मई को खुफिया सूचना मिली कि पाकिस्तानी घुसपैठिए भारतीय सीमा की ओर बढ़ रहे हैं। पहले तो सौरभ को लगा कि उन्हें मिला इनपुट गलत हो सकता है, लेकिन दुश्मन की हलचल ने अपने होने पर मोहर लगा दी। वह तेजी से दुश्मन की ओर बढ़े, तभी उन पर हमला कर दिया गया। इस पर सौरभ ने स्थिति को समझते हुए पोजीशन ले ली। हालांकि दुश्मन पूरी तैयारी के साथ बैठा था, फिर भी उनका जज्बा सभी हथियारों पर भारी पड़ रहा था। उन्होंने सबसे पहले दुश्मन की सूचना अपने आला अधिकारियों को दी, फिर अपनी टीम के साथ तय किया कि वह आखिरी सांस तक सामना करेंगे। गोलीबारी में सौरभ और उनके साथी बुरी तरह जख्मी हो गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। दुश्मन बौखला चुका था, इसीलिए उसने पीठ पर वार करने की योजना बनाई, जिसमें वह सफल रहा। उसने चारों तरफ से सौरभ को उनकी टीम के साथ घेर लिया। जख्मी होने के कारण सौरभ बंदी बना लिए गए। दुश्मन सौरभ और उनके साथियों से भारतीय सेना की खुफिया जानकारी जानना चाहता था, इसीलिए उसने लगभग 22 दिनों तक उन्हें अपनी हिरासत में रखा। क्या हुआ ये किसी को नहीं मालूम। एनकाउंटर के समय क्या हालात बने, इतना मतलब वो बताते कि ये सिर्फ 6 थे और पाकिस्तान के 200 के आसपास सैनिक थे जिन्होंने इनको एम्बुश किया। अब ये देख रहे हैं जो ये सॉइल है, ये उस प्लेस की है जहाँ पर इनका एक्चुअल एनकाउंटर हुआ था। लाख कोशिशों के बावजूद कैप्टन सौरभ ने कोई जानकारी नहीं दी। इस पर उन्हें यातनाएं दी जाने लगी। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए सौरभ कालिया के कानों को गर्म लोहे की रॉड से छेदा गया। उनकी आंखें निकाल ली गईं, हड्डियां तोड़ दी गईं, अन्य तरह से भी कष्ट दिए, लेकिन सौरभ का हौसला नहीं टूटा। अंत में उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया। फ्लैग देख रहे हैं, ये सौरभ की बॉडी जब पाकिस्तान ने वापस की थी तो उनके कॉफिन पे ये फ्लैग था। तो ये भारत का फ्लैग है, लेकिन ये पाकिस्तान में बना है, क्योंकि फौज की एक कन्वेंशन है कि जब भी आप सोल्जर्स की बॉडी एक्सचेंज करते हैं तो वो कॉफिन में फ्लैग के साथ दी जाती हैं।
तो ये फ्लैग वहाँ से है। ये इंटरनेशनल कन्वेंशन बताया मैं, बट इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज़ लग गई एक छोटी सी कि कैप्टन सौरभ कालिया अलॉन्ग विद 5 सोल्जर्स मिसिंग है। तो उसके साथ ही एक लाइन लिखी थी, मिस्टर अमित भारद्वाज, लेफ्टिनेंट अमित भारद्वाज उसको ढूंढने के लिए गए, उसकी कैजुअलिटी हो गई। तो हमें तब से पता चला, हम जहाँ से आर्मी में गए, आर्मी पूछो तो आर्मी वालों ने हमें बड़े कैजुअली, जैसे कि उनका अपना प्रोसीजर है कि भाई इन आर्मी नो न्यूज़ इज़ ऑलवेज ए गुड न्यूज़। तो हम आगे, उसके बाद थोड़ा मन में तो था, हमने शाता जी को अप्रोच किया इधर उधर, तो इसका शोर पड़ गया। फिर हमने दिल्ली में हेडक्वार्टर में फ़ोन किया, उस टाइम होते थे जॉर्ज फर्नांडिस डिफेंस मिनिस्टर, उनसे बात हुई। तो फिर उन्होंने भी इसमें इन्वॉल्वमेंट की, तो पता चला कि हमें फ़ोन आया हेड ऑफिस से कि सौरभ मिसिंग है 1 तारीख का, 1 मई का। तो मैंने कहा 1 मई का नहीं हो सकता, क्योंकि उसने 10 मई को मुझे लेटर लिखी है और 24 मई को मुझे लेटर मिली है उसका। तो मैंने कहा 10 का नहीं हो सकता, 10 के बाद का हो सकता है। फिर उसके बाद हमें पता चला कि वो 14 मई का मिसिंग है, 15 मई का। तो उसके बाद तो ओपन हो गया कि पाकिस्तान ने उनको कैप्चर किया, उसके पेट्रोलिंग। तो चलो, उसने जो काम किया, वो जिस चीज़ के लिए उसने अपनी वर्दी पहनी थी, स्टार लगाए थे, उसने पूरे किए। और आई फील सो प्राउड कि मैंने ऐसे बहादुर को जन्म दिया और उसने मेरे दूध की लाज भी रखी और अपने भारत माता की रक्षा भी की। ये जब एनकाउंटर हुआ तो उसके बाद मुझे 21-22 दिन के बाद इसके बॉडी जब हमारी सेना को सौंपी गई तो इनका उधर ही प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हुआ इनकी बॉडी की वजह से। उसके बाद इसकी बॉडी को मतलब कारगिल से श्रीनगर लेके आए। उधर जब किया तो उन्होंने ऐसी सलाह की भी इसका डिटेल पोस्टमार्टम हो। तो उसके बाद इसकी इनके शव को कश्मीर से दिल्ली में लाया गया। उधर डिटेल इनका पोस्टमार्टम हुआ 2 दिन। तो उसमें क्या है ना, काफ़ी जो उसकी रिपोर्ट थी तो वे काफ़ी कष्टपूर्ण है, उसको देख के, उसको पढ़ के। हम तो इतना कह सकते हैं कि ये जो जानवर होते हैं वो भी किसी की ऐसी हालत नहीं करते। पाकिस्तान ने पूरे मतलब देशवासियों को एक अलग किस्म की कष्ट देने का या एक अलग किस्म की पीड़ा मतलब देने का भी उनका प्रयास था। सौरभ और उसके 5 साथियों के साथ जो उन्होंने ऐसा कांड किया। सांस थमती गई, नब्ज़ जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा पाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आज हमने आपको गाथा बताई कारगिल के प्रथम हीरो कैप्टन सौरभ कालिया की। ऐसे ही अन्य गाथाओं के साथ आपके साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय हिंद।